नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 109 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। आशा है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और परीक्षाओं की तैयारी उससे बढ़िया चल रही होगी। तो सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 109 जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है, इसमें आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में राजनीतिक संस्कृति की कमियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर को बताना है कि भाई राजनीतिक संस्कृति से हम क्या समझते हैं, और फिर ये बताना है हमें राजनीतिक संस्कृति की कमियां क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो क्वेश्चन की एक प्रस्तावना लिखनी होती है, इसमें क्वेश्चन का इंट्रो देना होता है। तो इस इंट्रो में आप पॉलिटिकल कल्चर यानी कि राजनीतिक संस्कृति के बारे में बताओगे। अब देखो, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये है कि जो किसी देश के नागरिक हैं, किसी देश की जो जनता है, वो राजनीतिक संस्थाओं के प्रति क्या राय रखती है। तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये है कि जो देश के नागरिक हैं, जो देश की जनता है, वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी क्या राय रखती है, क्या दृष्टिकोण रखती है, राजनीतिक व्यवहार के प्रति क्या दृष्टिकोण रखती है। जो हमारे देश की राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, न्यायपालिका है, इनके प्रति क्या दृष्टिकोण रखती है। तो किसी भी देश की जनता, किसी भी देश के नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, राजनीतिक संस्थाओं के प्रति, राजनीतिक मूल्यों के प्रति, राजनीतिक व्यवहार के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। जब हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो इसे ही पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति में इसका व्यवस्थित जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने। इनकी एक किताब थी द सिविक कल्चर। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अगर हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो द सिविक कल्चर बुक में, जो कि गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्मा ने लिखी थी। इस किताब में आपको राजनीतिक संस्कृति से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो कोई आपसे पूछे भाई पॉलिटिकल कल्चर से का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे पॉलिटिकल कल्चर का मतलब यह है कि किसी देश के जो नागरिक हैं, किसी देश की जो जनता है, वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी क्या राय रखती है। इस व्यवस्था की हमें कमी बतानी है इस क्वेश्चन में। तो देखो, राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की कमियां क्या हैं। सबसे पहली जो कमी है इसकी वो ये है कि राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो स्पष्ट रूप से नहीं लिखी हुई। राजनीतिक संस्कृति की जो परिभाषा है वो बहुत व्यापक है, बहुत अस्पष्ट है। यानी कि जब आप किसी चीज़ की परिभाषा दे रहे हो तो उसमें कोई चीज़ स्पष्ट भी तो होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़े स्तर पर इसका अध्ययन होता है। इसमें जब हम बात करते हैं विश्वास की, मूल्यों की, भावनाओं की, तो ये भी तो अलग अलग हो सकती है। तो इसका सटीक मापन बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश में अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसे में वो राजनीतिक संस्थाओं के प्रति क्या सोच रखते हैं, राजनीतिक क्रियाकलापों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, राजनीतिक व्यवहार के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इसे नापना बहुत कठिन हो जाता है। तो राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की सबसे पहली कमी ये है कि राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है ये अस्पष्ट है। इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसकी परिभाषा बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसे में व्यक्ति इसको किस प्रकार से धरातल पर लेकर आएगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, राजनीतिक संस्कृति को मापना भी बड़ी समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी चीज़ को देखने के उसके तरीके जो हैं अलग होते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से हम इसे नहीं नाप सकते, इसमें अलग अलग बहुत सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसके अलावा कारण और परिणाम में भ्रम। अब ये क्या है कि राजनीतिक संस्कृति में कई सारी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। ऐसे में भ्रम की स्थिति ये बनती है कि किस राजनीतिक संस्था को किस कारण से बनाया गया और इसका क्या परिणाम निकलेगा। इसके अलावा अत्यधिक सांस्कृतिक निर्धारणवाद, यह दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या में संस्कृति को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, वर्गीय स्थिति, इतिहास, इन सबको क्या करता है, उपेक्षा करता है, यानी कि इन्हें अनदेखा करता है। यानी कि पॉलिटिकल कल्चर की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं, तो ये बेसिकली संस्कृति पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, संस्कृति को ज़्यादा महत्व देता है। जबकि किसी भी देश को जब हम देखते हैं तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था को भी देखते हैं, वहाँ के वर्ग को भी देखते हैं, वहाँ का इतिहास भी देखते हैं, वहाँ की संस्थाओं को भी देखते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति में इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगली समस्या ये है कि परिवर्तन की अपर्याप्त व्याख्या। ये माना जाता है कि भाई राजनीतिक जो संस्कृति है ये स्थायी है, जबकि राजनीति तो लगातार बदलाव आता है। यानी कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लगातार बदलाव आ रहा है, लेकिन राजनीतिक संस्कृति में बदलाव नहीं आता। तो राजनीतिक संस्कृति को स्थायी माना जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान कभी स्थायी हो ही नहीं सकता। ये इसकी अगली कमी है। इसके अलावा जो राजनीतिक संस्कृति है ये ना वेस्टर्न जो दृष्टिकोण है वहाँ से ली गई है, पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण है। कई सारे आलोचक ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का जो प्रारंभिक अध्ययन है वो पश्चिम के आधार पर है, यानी कि यूरोपियन पद्धति के आधार पर है। छोटे छोटे देशों में, यानी कि विकासशील देशों में, एशिया के देशों में, अफ्रीका के देशों में
और लतीन अमेरिका के देशों में इसे लागू करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा किसी भी राष्ट्र की एक समान संस्कृति हो नहीं सकती। हर देश में जातीय भेदभाव होते हैं, धार्मिक भेदभाव होते हैं, वर्गीय भेदभाव होते हैं, तो ऐसे में सामान्यकरण की भी समस्या रहती है। ये दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार को समझा तो सकता है, लेकिन भविष्य में क्या राजनीतिक घटनाएं घटेंगी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसके अलावा यह इस दृष्टिकोण में अनुभवजन्य प्रमाणों की कमी है। अनुभवजन्य प्रमाण वो होते हैं जो फैक्ट बेस पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्ट ही नहीं है, ये तो धारणाओं पर है। तो ऐसे में इसकी लीगलिटी पर क्वेश्चन उठता है कि कितने ये सही हैं और कितने ये गलत हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है, इसने तुलनात्मक राजनीति को एक आधार तो प्रदान किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत अस्पष्ट है, इसमें मापन संबंधी कठिनाइयाँ हैं। ऐसे में इस अध्ययन को हम बिल्कुल सटीक लेकर नहीं चल सकते हैं। इसका आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, इससे आपको नंबर और अच्छे मिलेंगे। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की कमियां, तो ये जितनी भी हेडिंग थी ये सारे आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हो। अस्पष्ट अवधारणा, मापन की समस्या, कारण परिणाम संबंध अस्पष्ट हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक निर्धारणवाद की समस्या है, परिवर्तन की कमजोर व्याख्या है। तो इस तरीके से अगर आप फ्लो चार्ट बनाकर एक दोगे तो आपको नंबर और अच्छे मिलेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीति को समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन अगर हम बात करें इसे और भी अलग संरचनात्मक और संस्थागत कारकों के साथ जोड़कर देखें तो इसका एक संतुलित विश्लेषण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2 कि दलीय व्यवस्था के विश्लेषण में सारटोरी का क्या योगदान है। तो जब हम दलीय व्यवस्था यानी कि पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो पार्टी सिस्टम की स्टडी में सारटोरी का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने दलीय व्यवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटा है और आप उनकी किताब पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम को पढ़ सकते हो, जिसमें ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से लिखी गई हैं। सारटोरी का योगदान है कि उन्होंने ये बोला है कि किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, राजनीतिक दल कितने हैं, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उनमें से कितने राजनीतिक दल हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। यानी कि सारटोरी ये कहते हैं कि किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को आप पढ़ना चाहते हो तो ये मत देखो कि उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें मत गिनो कि 1 पार्टी है, 2 पार्टी है, 5 पार्टी है, 10 पार्टी हैं। आप ये देखो कि उनमें से कितने पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, जो देश के नीति निर्माण में योगदान दे सकते हैं। जैसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हजारों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन अगर मेन देखें तो 2-3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के नीति निर्माण को प्रभावित कर रही हैं सिर्फ। उन्होंने इसे रिलेवेंट पार्टीज की अवधारणा कहा है। दूसरी बात क्या है, सारटोरी ने कहा कि प्रासंगिक दलों की पहचान। तो उन्होंने कहा 2 प्रकार के दल होते हैं, एक होते हैं गठबंधन क्षमता यानी कि वो दल जो सरकार निर्माण में योगदान देते हैं, और एक दल होते हैं कौन से, ब्लैकमेल पोटेंशियल यानी कि दबाव क्षमता वाले। ये ऐसी पार्टी होती है जो सत्ता में तो नहीं होती है लेकिन सत्ता की नीतियों को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी पार्टियां जो सत्ता में नहीं होती लेकिन सत्ता की नीतियों को प्रभावित करती हैं, इन्हें दबाव क्षमता वाली पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार के निर्माण में योगदान देती है उन्हें कोएलिशन पोटेंशियल यानी गठबंधन क्षमता वाले दल कहा जाता है। सारटोरी ने दलीय व्यवस्थाओं को कई भागों में बांटा है। जिस देश में एक ही पार्टी सारी राजनीतिक गतिविधियां करती हो वहाँ पर है 1 पार्टी सिस्टम। जैसे कि आप चाइना की बात कर लो, रशिया की बात कर लो, यहाँ पर 1 पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी को ही सारे अधिकार दिए गए हैं। फिर कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत सारी होती हैं लेकिन एक ही दल लगातार सरकार जीतता रहता है, ये होती है प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था। जैसे भारत में कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार लगभग 40, 50, 60 साल तो कांग्रेस का ही दबदबा रहा। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां तो बहुत सारी थी लेकिन जो प्रभुत्व था, जो दबदबा था, वो किसका था, कांग्रेस का दबदबा था। तीसरी बात यह है कि द्विदलीय व्यवस्था, जहाँ जिन देशों में 2 पार्टियों का दबदबा रहता है वहाँ पर 2 दलीय व्यवस्था होती है। जैसे अमेरिका में 2 पार्टियाँ चुनाव में लड़ती हैं, तो यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर सीमित बहुदलीय व्यवस्था होती है, यानी कि बहुत सारे दल होते हैं लेकिन 5 से 7 दल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और भारत जैसे जो देश हैं वो ध्रुवीकृत बहुदलीय व्यवस्था होते हैं, इसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं। एक होती है परमाणुकृत व्यवस्था, जिसमें दल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पावर किसी के पास भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से सारटोरी ने बहुत सारे प्रकार के जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले सिस्टम बताए गए हैं। यहाँ पर सारटोरी के मॉडल ने विभिन्न देशों की दलीय व्यवस्थाओं का अध्ययन किया है और आज भी किसी भी देश की डेमोक्रेसी को समझने के लिए, गठबंधन की राजनीति को समझने के लिए, इसके अलावा चुनाव प्रणालियों को समझने के लिए ये एक नई दिशा हमें प्रदान करता है। लेकिन सारटोरी के जो दलीय व्यवस्था है उसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि कई बार ना आप जिस दल को ज़्यादा महत्व दे रहे हो सकता है आने वाले समय में उसका महत्व ना हो। राजनीतिक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, तो ऐसे में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के आधार पर सिस्टम को नहीं लेकर चल सकते, इसलिए भी आलोचना की जाती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि सारटोरी ने दलीय व्यवस्था के अध्ययन को मात्र संख्यात्मक व्यवस्था से निकालकर गुणात्मक व्यवहार भी दिया है।
रिलेवेंट पार्टीज, कोलिशन पोटेंशियल और पोलराइज्ड प्लूरलिज्म जैसी अवधारणाओं ने तुलनात्मक राजनीति को और भी समृद्ध किया है। फ्लो चार्ट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो कि प्रासंगिक दल दो प्रकार के बताए उसने, एक कोएलिशन और एक ब्लैकमेल। फिर दलीय व्यवस्था का वर्गीकरण किया उसने, एक दलीय, प्रभुत्वशाली, द्विदलीय, सीमित बहुदलीय, ध्रुवीकृत बहुदलीय और परमाणुकृत। इस तरीके से आप चार्ट बना के भी चीज़ों को समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा वो ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी कि आप राजनीतिक आधुनिकीकरण से क्या समझते हो, पहले तो ये बताना है और फिर इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी कि इसका महत्व क्या है ये बताना है आपको। तो देखो, जब आप राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करते हो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो, तो यह वह माध्यम है जिसमें पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाएं आधुनिक हो रही हैं, लॉजिकल यानी कि तर्कसंगत हो रही हैं, लोकतांत्रिक हो रही हैं और अधिक प्रभावी रूप से संस्थाओं में परिवर्तित करती हैं। यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब यह है कि जो हमारी पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो हम परिवर्तित कर रहे हैं लॉजिकल वे में, डेमोक्रेटिक वे में, तो इसे हम बोलते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण। यह अवधारणा विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई है, जब छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों से आज़ाद हो रहे थे, तो वहाँ पर जो नया पॉलिटिकल सिस्टम आया इसे आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत रखा जाता है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब यह है कि राजनीतिक सत्ता समय के साथ बदलेगी, लेकिन लॉजिकल वे में बदलेगी, तर्कसंगत रूप में बदलेगी। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं वो समय के साथ विशेष होती जाएंगी, स्पेशलाइज्ड होती जाएंगी। जनता ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में पार्टिसिपेट करेगी। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन है वो और ज़्यादा पेशेवर हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जाति, धर्म, वंश के आधार पर राजनीति नहीं होंगी। राजनीतिक आधुनिकीकरण का महत्व यह है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की बात करता है कि कैसे भी करके जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। ये राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, लगातार संघर्ष ना हो, लगातार सरकार ना गिरे, कोई भी सरकार बने तो वो 5 साल जितना भी उनका टाइम ओवर है वो पूरा करें। इससे जो हमारा प्रशासन है वो मजबूत बनता है। जो आधुनिक नौकरशाही है, कानून का शासन है, ये अच्छा होता है। ये राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ आर्थिक विकास में भी सहायक है, क्योंकि जिन देशों में हमेशा क्या कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, संघर्ष चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, उन देश की आर्थिक व्यवस्था जो है ज़्यादा तेज गति से आगे नहीं बढ़ती है। नागरिक अधिकारों का संरक्षण, जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है ये नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने की बात करता है। सामाजिक परिवर्तन को गति देने की बात करता है कि शिक्षा के माध्यम से, संचार के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा सके और समाज में परिवर्तन लाए जा सके। चुनौतियाँ ये हैं कि बहुत सारे देश पुरानी विचारधाराओं को नहीं छोड़ रहे हैं, वो उसे वोट बैंक बना रहे हैं। जैसे भारत की बात कर लो तो कितने वोट बैंक के मुद्दे हैं हमारे यहाँ, चाहे वो जातीय व्यवस्था हो, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो क्षेत्रीय व्यवस्था हो, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो। तो ये परंपरागत मूल्य हैं जिनके आधार पर राजनीति होती थी, आज तक ये मॉडर्नाइजेशन में नहीं चेंज हो पाए हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई राजनीतिक आधुनिकीकरण केवल संस्थाओं में परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करता है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने की बात करता है, शासन प्रणाली में अच्छे परिवर्तन की बात करता है, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करता है, देश के विकास को बढ़ावा देने की बात करता है, देश की एकता को बढ़ावा देने की बात करता है, सुशासन को बढ़ावा देने की बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक और मूल पहलुओं की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले हमें लोकतंत्र की परिभाषा समझनी होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे हम कहेंगे डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत है। अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि लोगों में से लोगों के लिए लोगों द्वारा चुना गया जो शासन है ये लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। ये मत सोचो कि लोगों में से चुनाव हो गया, लोगों में से कोई प्रधानमंत्री बन गया, नहीं। इसमें लोगों को अधिकार भी दिए जाते हैं, समानता का अधिकार दिया जाता है, समाज में न्याय की स्थापना की बात की जाती है और लोगों को पार्टिसिपेट करने की बात की जाती है। यानी कि लोकतंत्र को हम छोटी सी परिभाषाओं में नहीं बांध सकते। लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है। लोकतंत्र के अंतर्गत हम ये बात कर रहे हैं कि भाई जनता का जनता के लिए शासन होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन जनता को अधिकार भी होने चाहिए, समानता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, सामाजिक न्याय भी होने चाहिए। तो लोकतंत्र को समझने के लिए हमें उसका प्रोसीजर समझना पड़ेगा, और जब हम प्रोसीजर समझते हैं तो उसमें ये होता है कि लोकतंत्र काम कैसे करता है। तो लोकतंत्र काम कैसे करता है, पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में नियमित चुनाव होते हैं, स्वतंत्र चुनाव होते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं।
इसके अलावा सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया होता है। एज का क्राइटेरिया होता है, जैसे भारत में 18 साल से ऊपर का हर बंदा वोट डाल सकता है। ये हम लोकतंत्र का प्रोसीजर समझ रहे हैं। इसके अलावा बहुदलीय व्यवस्था यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी को आज़ादी होती है कि वो चुनाव लड़ सकें। कानून का शासन होता है और जब भी सरकार बदलेगी तो शांतिपूर्ण तरीके से बदलेगी, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करने लग जाएं। आजकल ये तो स्वार्थ की राजनीति होने लगी है, ठीक है। विपक्ष अपनी भूमिका सही से समझ नहीं रहा है, सो डेट्स वाई देश में ना दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ना शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरित होती है। तो अगर आप लोकतंत्र का प्रोसीजर देखोगे, लोकतंत्र काम कैसे करता है, तो लोकतंत्र काम करता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है टाइम टू टाइम, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है, एज क्राइटेरिया होता है यहाँ पर बस, बहुदलीय व्यवस्था होती है, पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन होता है, कानून का शासन होता है। महत्व क्या है? महत्व यह है कि नागरिकों का शासन होता है, जनता को ज़्यादा ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, राजनीति स्थिर रहती है और देश का विकास होता है। सीमाएं ये है कि केवल चुनाव होने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, समाज में जितनी भी असमानताएं उसे भी खत्म करना पड़ेगा, माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी को भी अधिकार देने पड़ेंगे। कई बार माइनॉरिटीज़ को अधिकार देते देते मेजोरिटी के अधिकार ही छीन लिए जाएँ तो वो भी गलत है। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर दोगे। लोकतंत्र मानव अधिकारों को बचाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता देता है, समाज में न्याय स्थापित करता है, नागरिकों को सम्मान देता है, तो इसलिए लोकतंत्र का महत्व भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आज की वीडियो का जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। टोटल इस PDF में 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि संघवाद को परिभाषित कीजिए, क्या ये सत्तावादी व्यवस्था के विपरीत है? तो जब आप संघवाद की बात करते हो तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि जो सत्ता का विभाजन है वो केंद्र स्तर पर अलग होता है और राज्य स्तर पर अलग होता है। यानी कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो सत्ता का बंटवारा है, शक्तियों का जो बंटवारा है, वो केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर अलग अलग होता है। यानी कि 2 सरकारें, जैसे हमारे देश में एक केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है। तो पूरे देश को सुविधा के हिसाब से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत रखा गया है और हर राज्य की एक सरकार है जो कि राज्य सरकार है, जिसमें मुखिया CM है, केंद्र सरकार में मुखिया PM है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होगा, ये संघवाद की सबसे खास विशेषता है। राज्य सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होगी और केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होगी, ये संघवाद की दूसरी विशेषता है। तो KC वेयर ने संघवाद की परिभाषा दी है कि संघवाद वो प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकारें और क्षेत्रीय सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। संघवाद की सबसे खास विशेषता ये होती है कि वहाँ पर जो संविधान होता है लिखित होता है और संविधान ही सबसे बड़ा दस्तावेज होता है जिससे देश का शासन चलाया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, ये संघवाद की दूसरी विशेषता होती है। संविधान कठोर होता है, यानी कि आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक न्यायपालिका होगी जो कानून की रक्षा करेगी। द्विस्तरीय शासन व्यवस्था होगी केंद्र और राज्य स्तर पर, और संविधान सर्वोच्च होगा। ये सब संघवाद की क्या है, विशेषताएं हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या संघवाद सत्तावादी व्यवस्था के विपरीत है, यानी कि एक सत्तावादी व्यवस्था है और एक संघवाद है, क्या दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हैं? तो देखो, हम पूरी तरीके से इसे विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि संघवाद और सत्तावादी व्यवस्था दोनों को विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि सत्तावादी व्यवस्था में एक ही व्यक्ति को या एक ही दल को या एक ही समूह को सारी पावर दी जाएगी, जबकि संघवाद में सत्ता केंद्र सरकार के पास अलग रहेगी, राज्य सरकार के पास अलग रहेगी। यानी कि सत्तावादी व्यवस्था में जो पावर है वो किसी एक व्यक्ति के पास हो सकती है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास हो सकती है या किसी एक ग्रुप के हाथ में हो सकती है, लेकिन संघवाद में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे विपरीत माना जाता है। इसके अलावा जो सत्तावादी व्यवस्था है यहाँ पर लोगों को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए, और संघवाद में वो स्वतंत्रता मिलती है, इसलिए भी एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है। संघवाद लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करता है, जबकि सत्तावाद लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन नहीं करता। सत्तावाद में सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन संघवाद में सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो ये इस वजह से इन्हें एक दूसरे से क्या कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि संघवाद कुल मिलाकर संवैधानिक विभाजन, सत्ता के बंटवारे की बात करता है, जबकि सत्तावादी जो होते हैं वो एक ही जगह सारी पावर को रखना चाहते हैं और इसमें कई बार तानाशाही भी हो सकती है, इसलिए इन्हें एक दूसरे का अपोजिट माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ समानताएं दोनों में हैं। तो अगर मैं आशा करता हूँ कि इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप जरूर उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।